उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रिय छात्रों, पिछले 5-6 दिनों से हम आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर के उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, कुछ पारिवारिक और सामाजिक मजबूरियों के कारण। लेकिन उन सब मजबूरियों से पार पा करके हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के ये जो थोड़ा समय आपके लिए बचा हुआ है, उसमें हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, आपके लिए कितना अधिक से अधिक उपयोगी हो सकते हैं, उसके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम लेकर के आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी क्रम में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों में प्रश्नावली में लेकर के आए हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विद्यालय की स्थापना की जा रही है। देखिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूंकि यह उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हो रही है और यह भारत का पहला पुलिस विश्वविद्यालय है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत का पहला पुलिस विश्वविद्यालय वह उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। और वो कहां किया गया है? वो आपका किया गया है नोएडा में। ये नोएडा में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो अभी आप देख रहे थे पुलिस विश्वविद्यालय की बात हो रही थी, वो नोएडा में है, आपके गौतम बुद्ध नगर में। उसी से सटे हुए उत्तरी जिला है गाजियाबाद, उस गाजियाबाद में पुलिस संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। तो इसका उत्तर है गाजियाबाद। गाजियाबाद में पुलिस संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है, स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी के नाम पर, वही इसके स्वामी हैं, इसके कुलाधिपति हैं, और उनके नाम पर चित्रकूट में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहां कहने का मतलब यह है कि इन सबको टैली कराना है कि ये कार्य किस जिले से संबंधित हैं। यहां पर आपको देखने की जरूरत है कि पॉली फाइबर का निर्माण कहां किया जाता है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहां पर है, उर्वरक कारखाना कहां पर है, कृत्रिम अंग निर्माण कहां पर है। तो ये आपको सीख लेना है कि ये कहां पर होता है। तो यहाँ पे पॉली फाइबर को ए को हम बाराबंकी से मिला देंगे, चूंकि पॉली फाइबर का निर्माण बाराबंकी में होता है तो ए का 2 होना चाहिए। ये का 2 ए में यहां दिख रहा है। दूसरा है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहां पर है? तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में लगाई गई है। और उर्वरक कारखाने की बात हो रही है तो इस ऑप्शन में जो उर्वरक कारखाना दिया है, उर्वरक कारखाना आपका फूलपुर में है, ये इलाहाबाद के बगल में है। और कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहां पर है? तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम आपका कानपुर में है। तो आप देखेंगे डी को हमको 3 से मिलाना है, तो डी में 3 आप देखिए ये है, 2 इसमें ऑप्शन दिख रहा है, उर्वरक कारखाना फूलपुर में है, सी में 4 है, तो इसमें ये आ रहा सही, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में है, इसका मतलब B1 है, ये आ रहा है। और पॉली फाइबर आपका बाराबंकी में है, A2 आ रहा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन ये 1 आपका ऑप्शन ये सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला हम लेंगे, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसको ध्यान दीजिएगा, आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगा, कागज में देखिएगा, मेरठ में जो ठे बना हुआ बिल्कुल आलू के आकार का है, तो ध्यान दीजिएगा कि आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल स्थित है। तो गुरु द्रोणाचार्य का जन्म कंपिल में हुआ था और यह कंपिल आपका फर्रुखाबाद में है। इसका सही उत्तर है फर्रुखाबाद। यहां 2 चीज आप देखेंगे कि द्रोणाचार्य का जन्म कहां पर हुआ था, कि कंपिल भी याद रखना है कि उनका जन्म कंपिल में हुआ था, और ये कंपिल कहां पर है? फर्रुखाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको टैली कराना है और ये दिखाना है कि काष्ठ पादुका कहां पर बनाई जाती है, जरी का काम कहां पर होता है, काष्ठ नक्काशी कहां होती है, मिट्टी का बर्तन कहां बनाया जाता है। तो अब हम यहां से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे डी को हम लेते हैं, नीचे से शुरू करते हैं
और मिट्टी का बर्तन ये आपका खुर्जा में बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तन को सिरेमिक भी कहते हैं। सिरेमिक जो मृतिका माने मिट्टी का बर्तन जो बनाया जाता है उसको सिरेमिक कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो खुर्जा है इस खुर्जा को सिरेमिक राजधानी भी कहा जाता है, सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है। तो मिट्टी का बर्तन खुर्जा में बनाया जाता है। काष्ठ नक्काशी, तो काष्ठ नक्काशी आप ध्यान दीजिएगा सहारनपुर में की जाती है। और जरी का मतलब ये होता है कि जो धातुएं होती हैं सोना चांदी, उनके तार को वस्त्र में तार से बुनाई करने पर को जरी कहते हैं। तो जरी का काम जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बरेली में होता है, हालांकि जरी का काम वाराणसी में भी होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ जरी के काम की जो बातें हैं वो आपका जरी का काम बरेली में होता है। और काष्ठ पादुका की बातें हो रही हैं, तो काष्ठ पादुका पीलीभीत में बनाई जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो प्रिय बच्चों आप ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। तो थारू जनजाति के शिक्षा के लिए जो महाविद्यालय की स्थापना की गई है वो महाविद्यालय आपका लखीमपुर खीरी में है। ये लखीमपुर खीरी, ये उत्तर इसका है लखीमपुर खीरी, यहां पर की गई है। अगला है, बजहर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, बजहर नामक जो पर्व है, त्योहार है, वो थारू द्वारा मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है थारू, ये थारू द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हम इसको एक चीज और भी देख लेते हैं। ये जो थारू जातियां हैं जो आपके ये गोरखपुर से लेकर के जो अब नेपाल की तराई है, इस नेपाल की तराई में पाई जाती हैं और ये हिंदू धर्म को मानती हैं। यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती हैं। ये हिंदुओं की तरह हर्ष के रूप में नहीं मनाती हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन के रूप में नहीं मनाती हैं, बल्कि उसे शोक के रूप में मनाती। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो वो कौन सी जनजाति है, वो जनजाति आपकी थारू है। यहां से कुछ क्वेश्चन और भी हैं। ये कई बार पूछा है कि माहीगिरी और बुक्सा ये जनजातियां कहां पाई जाती हैं, किस जिले में पाई जाती हैं। तो ये जनजातियां बिजनौर में पाई जाती हैं, कई बार इसको पूछा हुआ है। और जो जौनसारी है ये उत्तराखंड में ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर है जालौन और अयोध्या। ये जालौन और अयोध्या, जालौन जो झांसी के ऊपर है और अयोध्या तो आप जान ही रहे हैं, तो इन दोनों जिलों में एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं पर सबसे अधिक जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है, सबसे अधिक जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है और सबसे कम बागपत में पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि किस जिले में सबसे कम जनजातियां पाई जाती हैं तो आपका उत्तर रहेगा बागपत में। और सबसे अधिक कहां पाई जाती है, तो सोनभद्र में। और कहां नहीं पाई जाती है, तो आपका उत्तर है अयोध्या और जालौन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा किस जिले में स्थित है। तो यहां दो बातें कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ये उत्तर आपका है चंद्रप्रभा है। यहां प्रश्न में ही उत्तर है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, चंद्रप्रभा है। और ये है कहां, तो इसका उत्तर है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है, चंद्रप्रभा चंदौली में है, चंदौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं। रॉक फास्फेट एक खनिज होता है जिससे उर्वरक का निर्माण किया जाता है और रॉक फास्फेट सबसे ज्यादा ललितपुर में पाया जाता है। तो आपको यह भी जानने की जरूरत है, ये जो विंध्याचल पर्वत से लगा हुआ जो बुंदेलखंड की एरिया है, इस बुंदेलखंड की एरिया में काफी खनिज से संपन्न है और यहाँ पे काफी खनिज पाए जाते हैं।
आप ललितपुर में देख रहे हैं कि रॉक, इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको जान लीजिए कि रॉक फास्फेट ललितपुर में पाया जाता है। दूसरी बात, ललितपुर में ही यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। ललितपुर में ही तांबा भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में तांबा सबसे ज्यादा ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम भी यहां पाया जाता है। और आप ये भी देख रहे हैं कि रॉक फास्फेट भी यहां पाया जाता है। यहाँ पे मिर्जापुर सोनभद्र को अगर आप देखेंगे तो मिर्जापुर सोनभद्र में संगमरमर पाया जाता है, चूने का पत्थर पाया जाता है, डोलामाइट पाया जाता है, ये सब वहां ज्यादा पाए जाते हैं। और सोनभद्र में जो सोन नदी है उसके रेत में सोना भी पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जहां पर ललितपुर में रॉक फास्फेट पाया जाता है और वहां पर यूरेनियम की खोज हुई है, प्लेटिनम की खोज हुई है और वहां पर तांबा सबसे अधिक पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, वहीं पर मिर्जापुर और सोनभद्र में सबसे ज्यादा संगमरमर पाया जाता है, चूने का पत्थर पाया जाता है, डोलामाइट पाया जाता है, ये सब वहां पाए जाते हैं। और झांसी में जिप्सम पाया जाता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो ध्यान दीजिएगा, ये रानी लक्ष्मीबाई जो बांध परियोजना है ये बेतवा नदी पर बना हुआ है। बेतवा नदी पर और भी परियोजनाएं हैं, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर ही है, ललितपुर में है। ये रानी लक्ष्मीबाई बांध यह भी बेतवा नदी पर है और यह भी ललितपुर में है। तो दोनों बात रखिएगा कि ये रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। किस जिले में है, ललितपुर जिले में है। दूसरी बात, बेतवा नदी पर माता टीला बांध है, वह भी ललितपुर जिले में है। और एक बांध इस पे और बना है, पारीछा बांध, जो आपके झांसी में है। यहां पे फिर हमको टैली कराना है और इस बात को देखना है कि इसमें क्या सही है। तो हम देखते हैं आगरे को टैली कराना। आगरा में चमड़े का सामान नहीं बनता है। आगरा में एक पर्यटन केंद्र, बिल्कुल आगरा में ताजमहल है, आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा है। तो ताजमहल के नाते यह एक पर्यटन केंद्र है और यहाँ पे देश और विदेश से लोग यात्रा के लिए जाते हैं। और कानपुर को देखेंगे, कानपुर में चमड़े का सामान बनता है। ये बिल्कुल बी के साथ हमको ए को मिलान करना है, ए के साथ हमको 2 को मिलान करना है। और मेरठ में धातु पात्र नहीं बनते, धातु के बर्तन नहीं बनाए जाते। मेरठ में खेलकूद का सामान बनता है और मुरादाबाद में धातु के बर्तन बनाए जाते हैं। तो हम टैली कराते हैं। आगरा को हम ए को 2 करेंगे, ए में 2A है, इसका मतलब ए या डी में से कोई सही हो सकता है, बी सी तो नहीं सही है। आगे हम देखेंगे कानपुर में क्या है, चमड़े का, इसका मतलब बी के साथ हमको ए को मिलाना है, बी के साथ ए को मिलाना है। तो ये दोनों आगे सही चल रहे हैं। मेरठ के साथ हमको 4 को मिलाना, सी के साथ 4, ये हो गया, और डी के साथ 3 को मिलाना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका उत्तर ये सही है, इसका उत्तर ये फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? तो यहां आप ध्यान दीजिएगा कि अब तक उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। सबसे पहले सुचेता कृपलानी बनी है। सुचेता कृपलानी न केवल उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी, बल्कि पूरे भारत में बनने वाली, किसी भी प्रांत में बनने वाली वो पहली मुख्यमंत्री थी। और दूसरी मुख्यमंत्री बहन मायावती जी रही। तो उत्तर प्रदेश में अभी तक 2 ही महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, सुश्री मायावती जी और दूसरी हैं सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी पूरे भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। यहां पे पूरे भारत का मतलब ये हुआ पूरे भारत के किसी प्रांत से। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? यहां ध्यान दीजिएगा कि इसका जो उत्तर है वो उत्तर है माहीगीर। माहीगीर जनजाति बिजनौर में निवास करती है। यहां यह भी ध्यान देने की जरूरत है, न केवल माहीगीर जनजाति बिजनौर में निवास करती है, बल्कि बुक्सा जनजाति भी बिजनौर में निवास करती। तो बुक्सा और माहीगीर ये दोनों जनजातियां बिजनौर में निवास करती हैं।
थारू की जहां तक बातें हैं तो थारू ये नेपाल की तराई से सटे हुए जो जिले हैं, ये आपका गोरखपुर है, महाराजगंज है, आपका बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, इन सब जिलों में निवास करती हैं। और गोंड जनजातियां ये आपका गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, इन सब एरिया में निवास करती हैं। जौनसारी जनजाति जो है ये उत्तराखंड में बेसिकली पाई जाती है। जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ऑप्शन एक ही हो गए हैं, लेकिन यही सही है। इसका उत्तर है नवशस्य जलवायु क्षेत्रों में। तो उत्तर प्रदेश को नवशस्य जलवायु, नव कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये दोनों दोनों एक ही ऑप्शन हो गए हैं, आप इसमें से दोनों को मानिएगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था, तो इसका सही उत्तर है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, कि 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था। आप ध्यान रखिएगा 2001, लेकिन अगर कहीं डेट पूछता है तो 18 जून आपको याद रखना होगा। परहिया जनजाति निवास करती है, तो सबसे पहले हम इसका उत्तर बताएंगे कि परहिया जनजाति आपका सोनभद्र में निवास करती है। और सोनभद्र में परहिया जनजाति, पंखा जनजाति, बैगा जनजाति और अगरिया, परहिया, अगरिया, बैगा, पंखा, भुइया, ये जनजातियां सोनभद्र में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई। तो उर्दू को उत्तर प्रदेश की सरकारी भाषा या हिंदी के साथ सह सरकारी भाषा के रूप में मान्यता 1989 में दी गई, जबकि इसके पहले हिंदी को 1949 में ही राजभाषा के रूप में उत्तर प्रदेश ने स्वीकार किया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो आपको यहां यह ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है, हिंदी और उर्दू है। हिंदी को कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को बनाया गया, जबकि उसके 40 वर्ष बाद उर्दू को 1989 में उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बनाया गया। 14 सितंबर को इसीलिए हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। इसका उत्तर है, इसको बहुत देख लें तो कंफ्यूज हो रहा है। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो इसका उत्तर है मेरठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, इसीलिए शायद मथुरा के लोग भगवान इंद्र की पूजा करते थे और कालांतर में भगवान श्री कृष्ण से उनका एक टकराव हो गया। उन्होंने कहा कि मेरी पूजा करो, तो मथुरा के लोग, शायद वहां पानी नहीं बरसता था, इसलिए भगवान इंद्र की ज्यादा पूजा वूजा करते थे। बारी कहानी आपको पता है, तो आप थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा कि सबसे कम वर्षा यूपी में मथुरा में होती है और वहीं पर सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है। तो यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। इस प्रश्न का उत्तर है मथुरा, कि मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का आरंभ किया गया था। तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के पास कितना जोत है उसका आंकड़ा रखने के लिए सन 1992 में किसान बही योजना की शुरुआत की थी। तो इसका उत्तर है, किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। तो मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले की सीमा लगती है उसको बढ़िया से आप देख लीजिएगा। यहां पर पूछा गया उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश सबसे अधिक राज्यों को इसकी सीमा टच करती है और 11 राज्यों को, अगर हम पश्चिम से शुरू करें तो आगरा है, आगरा के बाद आपका इटावा है, इटावा के बाद आपका झांसी है, ललितपुर है और उसके बाद जालौन है,
फिर उसके बाद आपका महोबा है, बादा है, चित्रकूट है, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये 11 जिले उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। वहीं पर तो इसका उत्तर सबसे अधिक पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है, तो वो है मध्य प्रदेश, जो 11 उत्तर प्रदेश के 11 जिले स्पर्श करते हैं। वहीं पर राजस्थान को उत्तर प्रदेश के 2 जिले उनकी सीमा स्पर्श करती है, एक आपका आगरा है, दूसरा आपका मथुरा है। तो आगरा और मथुरा की सीमा राजस्थान को टच करती है। वहीं पर बिहार को 7 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। अगर हम दक्षिण से शुरू करें तो सोनभद्र के बाद आपका चंदौली है, चंदौली के बाद फिर आपका गाजीपुर, देन बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, 7 जिलों की सीमा बिहार को स्पर्श करती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को भी 7 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। अगर हम पूरब से शुरू करते हैं तो पीलीभीत है, उसके बाद आपका पड़ जाता है बरेली, बरेली के बाद रामपुर है, रामपुर के बाद आपका मुरादाबाद है, मुरादाबाद के बाद बिजनौर, मुजफ्फरपुर, देन सहारनपुर। तो इस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश स्पेशल में इतना ही। कल हम फिर 25 प्रश्न लेकर के आपके साथ आएंगे। साथ ही से आपको ये भी मैं बता दूं, कल हो सकता है कि हम पार्टी से जुड़े हुए कुछ लेक्चर 2-3 चैप्टर को एक साथ समेट करके आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। और आगे आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसके साथ ही साथ जो अलग अलग टॉपिक हैं, जो आपका जीएसटी का टॉपिक है, मानवाधिकार का आपका टॉपिक है, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध का टॉपिक है, उस पर वीडियो बनाऊंगा। और कोशिश करूंगा कि अन्य विषयों को भी एक शॉर्ट वीडियो जो आपके यूपीपी के लिए काफी बेहतर हो सकती है, उसको मैं एक कंडेंस वीडियो बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।